तेज रफ्तार खबरों के बाद इनसाइडर स्टोरी में बड़ी खबरों की पड़ताल का वक्त हो चला है। अदानी मुद्दे पर संसद का गतिरोध कैसे टूटा और फिर राहुल गांधी ने कैसे पीएम मोदी पर हमलों की झड़ी लगा दी, इसकी इनसाइडर स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। बाबा बागेश्वर के चमकने के पीछे क्या किसी और पर्ची वाले पंडित की दास्तान छिपी है, इसकी भी इनसाइडर स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। महाशिवरात्रि पर होने वाले सामूहिक विवाह के लिए बाबा बागेश्वर ने क्या क्या गुरु मंत्र दिया है, यह दिलचस्प स्टोरी भी आपके सामने होगी। इनसाइडर स्टोरी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की वहां पर आने वाले 48 घंटों में पाकिस्तान के मुकद्दर में क्या क्या लिखा जाएगा और कश्मीर घाटी में बुलडोजर की गड़गड़ाहट आखिर वहां के नेताओं को क्यों परेशान कर रही है, इसकी इनसाइडर स्टोरी भी आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले खबर अदानी मुद्दे की, और इस बीच आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं। इस वक्त स्मृति ईरानी का संबोधन हो रहा है। कभी पूछें साल 2014 से पहले कि क्या सार्वजनिक रूप से सर्विक्स कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का कहीं भी उल्लेख होता था? ग्रामीण अंचल और गरीब तबके की महिला ये कहेगी कि इसका उल्लेख सामाजिक दृष्टिकोण से ना हो, ऐसा नहीं था। साधन उपलब्ध नहीं थे गरीब महिला को, इसलिए वो चर्चा में इस विषय को नहीं लाती थी। आज भी हजारों सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं कि अगर बुखार भी आ जाए तो अपनी नहीं, अपने परिवार की पहले चिंता करती है। मैं आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधान सेवक का और अभिनंदन करती हूं स्वास्थ्य मंत्री जी का कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 31 करोड़ कैंसर की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें से लगभग 13 करोड़ से ज्यादा देश की गरीब महिलाएं थी। ऐसा नहीं था उस महिला को पता नहीं था कि ब्रेस्ट का कैंसर हो, सर्विक्स का कैंसर हो तो उसे किस प्रकार की सुविधा चाहिए। वो बोझ नहीं बनना चाहती थी, चर्चा नहीं करना चाहती थी, तिल तिल कर मरती थी। आज आयुष्मान भारत के माध्यम से उसे ये सुरक्षा का कवच दिया, ये आत्मीय और मानवीय काम किया। इन्हीं मानवीय मूल्यों का उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में था। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हैं, अध्ययनशील है, निशिकांत जी का आज मैंने भाषण सुना, वो मैजिक ऑफ नंबर्स की बात कर रहे थे। 50 लाख से लेकर 90 करोड़ की यात्रा का उल्लेख कर रहे थे। अब हम संसदीय क्षेत्र जो मुख्यतः ग्रामीण है वहां से हैं, एक मैजिक वहां भी हुआ। और महोदय, आपकी अनुमति से निशिकांत जी ने आज कहा वो सब ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाई। 1981 में एक फाउंडेशन ने, जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी? जो इतिहास के स्मृति ईरानी का ये आप जवाब सुन रहे थे, राहुल गांधी को जो वो जवाब दे रही हैं। राहुल ने दरअसल क्या कहा था जिस वजह से ये पूरा हाय तौबा आप देख रहे हैं? सुनिए जरा, रिपोर्ट देखिए। ये 2014 में 609 नंबर पे थे, 14 में पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए, एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है। अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? अदानी और सिर्फ अदानी। संसद में जब गतिरोध टूटा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बहाने कामकाज शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने अदानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर आक्रामक हमले किए। अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक, ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? ये 2014 में 609 नंबर पे थे, 14 में पता नहीं जादू हुआ,
दूसरे नंबर पे पहुंच गए। राहुल गांधी करीब 50 मिनट तक बोले। उन्होंने अदानी के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। राहुल गांधी ने संसद में बड़े आरोप लगाए। मोदी सरकार ने हर बिजनेस में अदानी की मदद की। एयरपोर्ट सौदे में मोदी सरकार ने अदानी के लिए नियम बदले। बगैर अनुभव के अदानी को डिफेंस के लिए ड्रोन बनाने का ठेका दिया। विदेशी दौरों में अदानी को ले जाकर उन्हें ठेके दिलाने में मदद की। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? हालांकि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को आरोप साबित करने की चुनौती दी गई। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री को ऊपर लगा रहे हैं। आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए। तो शेयर मार्केट में आई सुनामी पर भारी हंगामे के बाद संसद में जब चर्चा शुरू हुई तो वो कुछ इस शक्ल में सामने आई। कुछ तस्वीरें दिखाकर और पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाकर राहुल गांधी ने अदानी मुद्दे पर सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। बीजेपी पीएम मोदी पर राहुल के हमले के जवाब में रॉबर्ट वाड्रा को विमर्श में ले आई। पूरी नेट के ऊपर उनके जीजा जी की और अडानी की फोटो लगी हुई है और पूरी नेट के ऊपर गहलोत जी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी के साथ सबको पता है। केरल के मुख्यमंत्री का कॉन्ट्रैक्ट सबको पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। आइए एक बार फिर से आपको लोकसभा लिए चलते हैं। स्मृति ईरानी वहां पर बोल रही हैं। और फैक्ट्री खुलवाई गई। मुझसे ज्यादा अर्थशास्त्र के ज्ञानी निशिकांत जी, इसलिए वो मैजिक बता पाएंगे कैसे हुआ। कहा गया आइए फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री का शिलान्यास करने हम आएंगे, फीता काटेंगे। अचानक फैक्ट्री वो बंद हो जाती है और जमीन फाउंडेशन को चली जाती है। फैक्ट्री की जमीन है ताकि वहां पर नया साधन इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। कागज पर, दस्तावेज पर चिन्हित है कि आप यहां पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अचानक वो जमीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास। और वो परिवार नहीं अभी है भाई साहब, अभी बताते हैं और डेट्स। वो परिवार उस जमीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इतने साल वो जमीन खाली नहीं करते। वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं। आज भी उस जमीन पर बैठे हैं और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं। ये एक और आज यहां पर नहीं सुरेश जी को समझ आ रहा है। नहीं है। ये भी प्रति है महोदय, ये भी प्रति है महोदय। एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि हर गरीब तक, मध्यम वर्गीय परिवार तक सुविधा पहुंचे। अब चूंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में आधुनिक भारत के निर्माण की बात हुई है, तो इसलिए महोदय कहना जरूरी है कि प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा शहर नहीं बल्कि आधुनिक तत्व प्रगति के हर गांव, हर जिले तक पहुंचे। एक अचंभित करने वाला नजारा और है। फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट, जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। वहां पर
राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन पर। तो नेहरू गांधी परिवार पर किस तरीके से स्मृति ईरानी हमला कर रही थी वो आप सुन रहे थे। अब दी इनसाइड स्टोरी में अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है वो आपको दिखाते हैं। ये सवाल दरअसल हाल के दिनों में बहुत गूंजा। ये भी पूछा जाता रहा कि क्या पर्चा निकालने वाला दिलचस्प तरीका धीरेंद्र शास्त्री की ही देन है? तो जवाब है नहीं। इसे समझिए पर्चे वाले एक और बाबा की दास्तान से, जिन्हें बाबा ब्रह्मेश्वर के नाम से जाना जाता है। धीरेंद्र शास्त्री का और बाबा ब्रह्मेश्वर का क्या है कनेक्शन? आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास की स्पेशल रिपोर्ट। उठापटक तेज करी जाए। सेनापति आते जो उठापटक करो, आते जो उठापटक करो, आते जो मान लगाओ। राम 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 राम। ओम चमीटा वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की। पत्नी आपकी विचित्र है, पत्नी के कारण लड़ाई हो रही है, घमंडी है। बागेश्वर वाले बाबा के दिव्य दरबार की धूम है। ये तैयारी हो चुकी, आप जने उठाएं, ये पर्चा उन्हीं का है। हर दुख, हर परेशानी, हर मर्ज का इलाज दिव्य दरबार में है। ऐसा ही दरबार कभी ब्रह्मेश्वर धाम वाले बाबा का लगता था। हनुमान जी महाराज तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, ये आशीर्वाद है। जैसे बाबा बागेश्वर दरबार में भूत प्रेत के इलाज का दावा होता है। सबका गला पकड़ा जाए और जोर से पकड़ा जाए, सबका और जोर से गला पकड़ा जाए। वैसा ही ब्रह्मेश्वर वाले बाबा भी करते थे। नहीं तो यहीं पे उठा पचास करवा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। बाबा ब्रह्मेश्वर के दरबार में भी उन्हीं बालाजी की कृपा बरसती है। और किसका पर्चा बना दें? पर्ची लिखने का अंदाज वही, उपाय बताने का अंदाज वही। फर्क बस दरबार की भव्यता का है। एक दरबार बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का है तो दूसरा बाबा ब्रह्मेश्वर लवलेश तिवारी का। महाराज जी परेशानी आप अपने कार्य क्षेत्र से परेशान सनातनी सेवा करें, आगे सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद। कुछ इसी अंदाज में धीरेंद्र शास्त्री भी श्रद्धालुओं की परेशानी बताते हैं। आयु से बैक चल रहा है, इसलिए बीच बीच में झटका हुआ मंद बुद्धि है। 40% आराम धाम की मंत्र चिकित्सा से लग जाएगा। बाबा ब्रह्मेश्वर अपने दरबार में भक्तों की परेशानी सुनने के साथ ही अपनी कहानी भी सुनाते हैं। बेटा यहाँ बाबा वाला के नाम से स्वामी जी कह दो। महाराज जी, मैं कहाँ से तुम्हें बाबा दिख रहा हूँ? सर नहीं है, गुरु जी है महाराज जी। कुछ ऐसा ही अंदाज धीरेंद्र शास्त्री का भी है। आगे लग रही किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। ये बाबा भी अपनी विधा पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हैं। तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं साइकोलॉजिकल कर पाते? तुम करो, हमारा बनाओ पर्चा। प्रभु वहां पे परीक्षा ली जाती जहां पे पगला बैठे हो। परीक्षा वहां नहीं ली जाती जहां साक्षात बालाजी की कृपा हो। धीरेंद्र शास्त्री भी सवाल उठाने वालों पर बरसते हैं। पर्चा बंद करके रखेंगे, तुम आदमन में से, पुरुषन में से, खड़े में से, बैठे में से, चाहे जिए उठा दियो, वो बोल है वही जो हमारे पर्चा में लिखो हुई है, और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम हमारे पर्चा के अलावा कोई गौरा उठा दो। एक आराध्य, एक ही विधा, पर्चा लिखकर हल बताने का अंदाज भी एक जैसा ही है। जिला वही छतरपुर, लेकिन दरबार दो हैं। उम्र बेशक कम हो, लेकिन कभी लवलेश तिवारी की चर्चा भी धीरेंद्र शास्त्री के तरह ही थी। लवलेश का दरबार आज भी लगता है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के दरबार के सामने लवलेश का दरबार सूना सूना सा है। कभी छतरपुर में बाबा ब्रह्मेश्वर यानी लवलेश तिवारी की धूम थी। दरबार में बैठकर चुटकियों में श्रद्धालुओं की परेशानी का हल बताते थे। देखिए, ये कोई विद्या नहीं है, न ये कोई शक्ति है और न ये कोई चमत्कार है। ये बस केवल हनुमान जी की कृपा है। तो हम मानते हैं कि हमारे भारत भूमि में बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिला में विशेष ज्यादा हनुमान जी की कृपा है, तो ज्यादा दरबार चल रहे हैं। छतरपुर में ये बात आम है कि जब बाबा ब्रह्मेश्वर यानी लवलेश तिवारी का सितारा अस्त हुआ
तभी धीरेंद्र शास्त्री का सितारा बुलंद हुआ। लवलेश तिवारी पर रेप का आरोप लगा था। उसके बाद उनके दरबार की रौनक कम हो गई। लवलेश तिवारी धीरेंद्र शास्त्री से कोई कंपटीशन नहीं मानते हैं। दरबार लगाना हम लोगों का केवल एक कार्य है कि परोपकार परमो धर्मा। हम लोग तो सनातन के लिए जी रहे हैं कि सनातन की सेवा होती रहे। हम लोगों का कोई ऐसा भाव ही नहीं रहता है कि हम लोग कंपटीशन की जिंदगी में जी रहे हैं, ये मिथ्या है। बेशक ब्रह्मेश्वर सरकार, बागेश्वर सरकार से कोई कंपटीशन नहीं मानते हैं, लेकिन नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती पर लवलेश तिवारी सधे सुर में जरूर धीरेंद्र शास्त्री पर तंज करते नजर आते हैं। मैं तो 5 बार बोल चुका हूँ और भैया अभी भी बोल रहा हूँ कि महाराज जी श्री को जाना चाहिए और महाराज जी श्री को वहाँ के लोगों की चुनौती स्वीकार करना चाहिए। और वहाँ पर जो ये आवृत्तियाँ फैल रही हैं, ये अभद्रता फैला रहे हैं, इन सब लोगों के मुख पर पर्दा डाल करके आना चाहिए। 19 साल के लवलेश खुद को पंढोखर सरकार का शिष्य बताते हैं। रेप के आरोपों के बाद लवलेश खुद को फिर जमाने की कोशिश में जुटे हैं। कहना था बाबा का कि धीरेंद्र शास्त्री जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि आप नागपुर वालों की चुनौती स्वीकार करें और वहां जाकर सिद्ध करें कि आप जो कर रहे हैं वो ढोंग नहीं है, बल्कि उनके ऊपर भी बालाजी की कृपा है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ श्रीनिवास, लवकुश नगर, मध्य प्रदेश। हमारे सहयोगी श्रीनिवास वहीं पर मौजूद हैं। सीधे मुनि का रुख कर लेता हूं, अंदर की बात आपको बताएंगे। और देखिए श्रीनिवास, सवाल यह है, मतलब पर्ची निकालने वाला काम वहां पहले से होता रहा है। अखिलेश, मैं पिछले 7-8 दिनों से इस इलाके में हूं और अब तो मुझे देखकर लग रहा है कुछ दिन और रह गया तो शायद ये विद्या मैं भी सीख जाऊं कि मैं भी पर्चियां निकालने लगूं, क्योंकि यहाँ हर 2, 4, 5 गांव के बाद आपको एक कहानी सुनने को मिल जाएगी कि यहाँ पे फला बाबा हैं जो पर्ची निकालते हैं। आप मोडस ऑपरेंडी देखिए, या तो पंढोखर सरकार हो या लवलेश तिवारी हो या धीरेंद्र शास्त्री हो, आप देखिए तरीका बिल्कुल एक है, शब्द बिल्कुल एक है, जैसे लगता है कोई स्क्रिप्ट है, कोई एक सेट फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं अब मैं इस पे सीधे तो सवाल नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं जड़ तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन हर दूसरे तीसरे गांव के बाद एक कहानी निकल कर आती है। और तो और अब इन बाबाओं के बीच कंपटीशन भी है। हालांकि लवलेश तिवारी ने अभी हमारे सामने तो नहीं बोला, लेकिन पहले दबी जबान में ये बोलते रहे कि जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया था तो कहीं ना कहीं इसके पीछे धीरेंद्र शास्त्री जी का हाथ था। तो अब ये चमत्कार इस इलाके में एक धंधा भी बनता जा रहा है और बाबाओं के बीच एक तगड़ी कंपटीशन भी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास इस जानकारी के लिए आपका। तो बाबा बागेश्वर और बाबा ब्रह्मेश्वर का ये कनेक्शन है। बाबा बागेश्वर की ख्याति तो देश ही नहीं विदेश तक पहुंची। बागेश्वर धाम में जो 18 तारीख को बड़ा आयोजन होने वाला है, उसमें बाबा के मेहमान विदेशी भी हैं। उस समारोह के लिए बाबा खुद कैसे तैयारियों में तल्लीन हैं, आपके लिए खास रिपोर्ट लाए हैं। सीताराम भगवान की बात बताओ, तैयारी कैसी चल रही है? 125 मंडप में आप हम भटक रहे नहीं, कार्ड में देख लेने कितना नंबर है। हमारी बिटिया घर ही से सदगज के आगे सुन लहंगा है और जो पर पक्ष वाले हमारे तमाम है उनके लाने एक शेरवानी पहले कह रही हो कि महाराज मुझे जवाई हुए तो जो नहीं, खासकर जितने बर पक्ष वाले कौन है हाथ उठाओ, खासकर तुम्हारे रिश्तेदार। आज से हम कहा है बात। जितना बड़ा आयोजन उतनी बड़ी तैयारी, जिसकी एक एक चीज पर खुद नजर रखे हुए हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। जब शेरवानी है तो दूल्हा घर ही से सजोवा बेदमान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होने वाले सामूहिक विवाह की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें धाम की तरफ से 121 लड़कियों का विवाह कराया जा रहा है। 18 फरवरी को बागेश्वर धाम पर 121 गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी के रुपयों से करवाया जाएगा। और हिंदुओं के लिए ये गौरव का विषय है,
भारत का पहला मंदिर है जहां की दान पेटी से मंदिर का निर्माण नहीं, समाज का निर्माण किया जाता है। आयोजन चूंकि बहुत बड़े लेवल का है, लिहाजा खुद धीरेन्द्र शास्त्री कथा स्थल और अन्नपूर्णा भंडार स्थल में चल रहे कामकाज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो बागेश्वर धाम में कोई पूजा और श्रृंगार की सामग्री की पैकिंग कर रहा है, कोई दूल्हा और दुल्हन पक्ष को ड्रेस दे रहा है, कोई आयोजन के पास बांट रहा है, तो बाहर बाजार में बाबा के भक्त पीले चावल से निमंत्रण बांट रहे हैं। अब तक जो लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती है, ये सब पाखंड है, झूठ है। हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही लगता है। बागेश्वर धाम में खुद बाबा वर वधू पक्ष वालों को समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा बोले, ब्याह में न शराब चलेगी और न नागिन डांस। महाराज उते जबाई हुए तो जो नहीं, खासकर जितने बर पक्ष वाले कौन है हाथ उठाओ, खासकर तुम्हारे रिश्तेदार कैसे बाराती के नाम डांस करवे आओ। तो हमारा निवेदन है कि ऐसे पहले से प्रार्थना करो। महाशिवरात्रि पर होने वाले समारोह में बागेश्वर धाम में बहुत बड़ा जमघट लगने वाला है। बाबा ने कई देसी विदेशी मेहमानों को न्योता भेजा है। बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल से पता चला कि साइमन ओवेंस भी बाबा के मेहमान होंगे, जिन्हें ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। बागेश्वर धाम पर 13 फरवरी से 19 फरवरी तक का दिव्य भव्य विशाल आयोजन बुंदेलखंड का प्रारंभ होने जा रहा है। पूरे संतों का आगमन, समस्त बागेश्वर धाम के पागलों का आगमन, भारतीय पागलों के साथ साथ कुछ विदेशी पागल भी आ रहे हैं। तो आप सभी तैयारी कर लें बागेश्वर धाम आने की। साइमन ओवेंस तब भी बाबा के दरबार में पहुंचे थे जब लंदन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम कथा की थी। और विचित्र बात देखिए, ना उनके पांव में पादुका है ना जूता है, और जो टोपी लगा करके आए, ये है सनातन धर्म की महिमा कि वो टोपी भी नीचे रखे हुए हैं और कथा को सुन रहे हैं। महारानी नहीं आ पाई हैं, यहाँ की जो महारानी है उनके वो ये आपके बारे में हम बताएं, उनके प्रतिनिधि हैं आप। यहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। तो महाशिवरात्रि पर बाबा महा आयोजन के मेजबान हैं, इसीलिए हर बारीक से बारीक चीज पर उनकी नजर है। बागेश्वर धाम से श्रीनिवास की रिपोर्ट। और आगे हम आपको दिखाने वाले हैं 48 घंटे बाद पाताल लोक में पाक इस स्टोरी में। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जिसके मुकद्दर का फैसला होने में सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है। आईएमएफ से पाकिस्तान को करीब $1.25 अरब के लोन को लेकर 9 फरवरी को फैसला होना है। पाकिस्तान के दिवालिया होने में चंद दिन बचे हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान के हुक्मरानों की एटम बम की गीदड़ भभकी बंद नहीं हुई। रिपोर्ट देखिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं, एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। 2 वक्त के फाके पड़े हैं। भूखी आवाम हुक्मरानों का फर्जी गुमान निगलने को बिता बैठी है, लेकिन जिन्ना के सियासी वारिसों की जुबान का एटमी जहर कम नहीं हुआ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है। एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब लगता है एटम बम ही खाएगा, क्योंकि आईएमएफ ने 48 घंटे में जिन्ना के मुल्क का राम नाम सत्य होने की तैयारी कैसे कर ली, खुद पीएम शरीफ से ही सुनिए। इस्लामाबाद में आईएमएफ का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। हमें जिंदा रहना है, मगर भीख या किशकोल आगे करके नहीं। आईएमएफ ने पाकिस्तान का बही खाता खंगाल लिया है। पाकिस्तान पर ऐसी शर्तें लगा दी जिसके बाद जिन्ना के मुल्क का जनाजा निकलना तय है।
पता है कैसे? सुनिए। पाकिस्तान को आईएमएफ करीब $1.25 अरब का कर्ज देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तें नहीं मानता है तो उसको ये लोन नहीं मिलेगा, और अगर शर्तें मान लेता है तो उसकी क्या गति होगी, खुद पाकिस्तानियों के मुंह से सुनिए। आईएमएफ पाकिस्तान का माशी क़िबला दुरुस्त करने के लिए 850 अरब रुपए के टैक्स आमदन और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी मिनी बजट के मुतालबे पर कायम है, जिसके तहत महसूलात के हदफ को दोबारा एडजस्ट किया जाएगा। गोया बिजली और गैस के नर्ख बढ़ेंगे, अशिया पर सेल्स टैक्स भी लग सकता है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगा होने की इम्कान है। आशंका नहीं, आईएमएफ की शर्तों से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होने तय हैं, क्योंकि आईएमएफ ने रक्षा बजट में 10 से 20% कटौती करने को कहा, पेट्रोल, तेल और गैस पर 17% टैक्स लगाने के लिए कहा है। पाकिस्तान अगर इन शर्तों को मानता है तो पहले से ही भूखमरी के शिकार पाकिस्तानियों के लिए हवा ही मयस्सर होगी। इसीलिए जिन्ना के मुल्क को अपना चूल्हा बुझता नजर आने लगा है। दुनिया की रफ्तार में वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, और हम जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हालांकि हैं वो भी कहलाते अभी तक वही हैं, लेकिन दे हैव अपडेटेड देमसेल्फ। पाकिस्तान की इकॉनमी इसलिए बदतर होती जा रही है क्योंकि आपके दुश्मन इस टाइम फुल एक्टिव है। थाली खाली होने के बाद पाकिस्तानियों को इतनी अक्ल आई है, लेकिन अब तो आईएमएफ का कोड़ा जिन्ना के मुल्क की पीठ लाल करने पर तुला है। आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख फाइनेंशियल एजेंसी है, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आईएमएफ आर्थिक और वित्तीय मामलों की ट्रैकिंग करती है। वजूद में आने के बाद पाकिस्तान 23 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है। आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को लंबा वक्त दिया, लेकिन पाकिस्तान दिखावे के सिवा कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए अब फैसले की घड़ी है। आईएमएफ की टीम एक हफ्ते से पाकिस्तान में है। 9 फरवरी को पाकिस्तान को लेकर फैसला होगा, यानी पाकिस्तान के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। 48 घंटे के बाद साफ हो जाएगा कि जिन्ना का मुल्क बचेगा, आपस में लड़ेगा, या फिर इतिहास की किताबों में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आ रही है, सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है पाकिस्तान के लिए। अखिलेश, 48 घंटे का वक्त बचा है, और इनसाइड स्टोरी ये है कि 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बारूद के ढेर जैसे हैं। पूरा देश बारूद के ढेर पर है। आप सोचिए, 48 घंटे में पाकिस्तान को मानना क्या होगा? मानना ये होगा कि उसको अपना डिफेंस बजट 10 से 20% कम करना होगा। क्या ये पाकिस्तान में हो पाएगा? पाकिस्तान को अपने जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और जितने भी असैन्य अधिकारी, उन सबकी प्रॉपर्टी घोषित करनी होगी। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो पाएगा? पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं, और करीब 11 मिलियन रुपए का इन्होंने गबन किया हुआ है, जो पाकिस्तान के अपने डेटा कहते हैं, तो उसको लेकर के जो कानून बने हुए हैं, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हो, चाहे वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन हो, इन सबको चेंज करना पड़ेगा। जरूरी चीजों के जो दाम है वो आसमान छू जाएंगे। तो आप कुल मिला के मान लीजिए कि पाकिस्तान में गृह युद्ध का जो ट्रिगर है वो ट्रिगर दबने वाला है, और 48 घंटे के अंदर ही इस ट्रिगर का असर वहां दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। और दिन साइड स्टोरी में बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर की चर्चा है। योगी का ब्रांड बन चुके बुलडोजर को लेकर जम्मू कश्मीर में सड़क पर हंगामा हो रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी योगी मॉडल लागू किया जा रहा है। अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा। तो फलस्तीन से लेके आप अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहाँ पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चला तो सूबे की सियासत सड़क पर आ गई। उपराज्यपाल के आदेश से सरकारी जमीन पर कब्जा हट रहा है तो किसी को अफगानिस्तान की याद आई, कोई आम लोगों की परेशानियों की फिक्र करने लगा। अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, बिकॉज द बुलडोजर इज देयर।
मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में इतने तादाद में बुलडोजर नहीं गए होंगे जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। पहले तो हम सोचते थे कि जो इसराइल करता है फ़लस्तीन के साथ, शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है, तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फ़लस्तीन से लेके अब अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। दरअसल जनवरी के महीने में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कब्जा की गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का आदेश दिया था। तभी प्रशासन का बुलडोजर सड़क पर उतरा। अभी तक 15 लाख कनाल सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ाया गया है, यानी 7 लाख कनाल जमीन कश्मीर में है। कश्मीर महबूबा मुफ्ती से उमर अब्दुल्ला तक के लिए वोट बैंक वाली जमीन है, इसीलिए यहाँ चलता बुलडोजर इन नेताओं को परेशान कर रहा है। एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहां आप चाहें अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहाँ पहुंचेगा। कश्मीर के नेताओं की परेशानी की दूसरी वजह अवैध कब्जा करने वालों से उनका रिश्ता है। दरअसल जो जमीनें मुक्त कराई गई हैं, उनमें फारूक और उमर अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार के कब्जे में 5 एकड़ जमीन थी। अब्दुल्ला परिवार के रिश्तेदार और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर शाह से भी जमीन छुड़ाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री सैयद मीर कासिम के परिवार से 1.8 एकड़ जमीन वापस ली गई। पीडीपी नेता हसीब द्राबू से 1.8 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। श्रीनगर के नेदो होटल से 5 एकड़ जमीन जब्त की गई है। यानी जमीन कब्जाने वाले हाई प्रोफाइल लोगों पर हुआ एक्शन जम्मू कश्मीर के सियासी सुरमाओं को परेशान कर रहा है। सरकार का काम है कानून का पालन करवाना, यही हुआ है। और महबूबा जी की जुबान कहीं होता है, निशाना कहीं होता है। अवैध कब्जे के खिलाफ इन एक्शन को सूबे के नेता विधानसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। वहीं इस विवाद में अब आतंकी संगठन भी कूद पड़े हैं। लश्कर और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर जेसीबी मालिकों और ड्राइवर को धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पहले जमीन पर अवैध कब्जा और जब छुड़ाया जाए तो देखिए किस तरीके से गदर काटते नजर आए। अब दुनिया की कुछ बड़ी खबरें देख लीजिए वर्ल्ड एट 8 में। तुर्की में भयानक भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें भूकंप के दौरान की हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां खिलौने की तरह हिलने लगी। ऐसा लगा किसी भी वक्त ये गाड़ियां पलट सकती हैं। ये अगली तस्वीर भी उसी वक्त की है। इलाके में पहले लाइट जाने से अंधेरा हो जाता है, फिर सड़क पर खड़ी सफेद बस जोर जोर से हिलने लगती है। तुर्की में भूकंप वाले इलाकों से झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब भी कई लोग मलबे में दबे हैं। तस्वीरों में देखिए मलबे के ढेर के नीचे एक बच्चा बुरी तरह दबा हुआ है, लेकिन सांसें अब भी चल रही हैं। बचाव दल टीम लगातार बच्चे को होश में लाने की कोशिश में जुटी है। वहीं मलबे में दबी लड़की रेस्क्यू टीम के साथ संपर्क करती दिखाई दी। तुर्की में बचाव कार्य जारी है। प्रशासनिक टीमों के साथ आसपास के लोग भी मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटे हैं। लगातार टीमें बच्चों महिलाओं को निकाल रही हैं और इलाज के लिए अस्पताल भेज रही हैं। हैरानी की बात ये, रेस्क्यू टीम को कुछ ऐसे भी लोग जिंदा मिले हैं जिनके बचने की संभावनाएं ना के बराबर थी। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें तुर्की में आए भीषण भूकंप की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर अडाना शहर की है, जहां इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। बचा है तो सिर्फ मलबा और उसके नीचे दबे लोग, जिन्हें रेस्क्यू टीम बचाने में जुटी है। दूसरी तस्वीर हटाए इलाके की है, जहां सैकड़ों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखाई दी। अब तक 3000 से ज्यादा इमारतें भूकंप से मिट्टी में मिल चुकी हैं। हादसे के कुछ घंटों के अंदर मैक्सिको ने मदद के लिए अपनी नौसेना और थल सेना को तुर्की के लिए रवाना कर दिया। मैक्सिको के अलावा तुर्की की मदद के लिए कई और देश भी आगे आए, जिसमें इजराइल, ग्रीस और जर्मनी का नाम शामिल है। इन देशों में फौरन अपनी सैनिक टुकड़ी को जरूरत के सामानों और दवाओं के साथ तुर्की रवाना कर दिया है। ये तस्वीरें सीरिया के एलेप्पो शहर की हैं, जहां मलबे में जिंदगी की गुंजाइश तलाशी जा रही है। तुर्की के साथ ही सीरिया में भी भूकंप से
भीषण तबाही हुई है। अलेप्पो की रिहायशी ही नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक विरासतें भी जमींदोज हो चुकी हैं। माइनस में पहुंचे तापमान के बावजूद लोग सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। बेटे को सीने से लगाए आंसू बहाते इस शख्स के दर्द को समझना आसान नहीं। सीरिया में आई भूकंप वाली तबाही ने इसके परिवार के 12 सदस्यों की जान ले ली। सीरिया और तुर्की में ऐसे परिवार हैं जिन्हें कुदरत के कहर ने कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में लैंडस्लाइड ने कहर बरपा दिया। इलाके में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, अपने साथ कई घर तबाह कर गया। माना जा रहा है लैंडस्लाइड के चलते 36 लोगों की मौत हो गई। अब भी कई लोग मलबे में दबे हैं। तस्वीरों में दिख रही आग की ये तस्वीरें चिली की हैं, जहां हजारों एकड़ के जंगल में पूरी तरह आग फैल गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अब आग बुझाने के लिए आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।